आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है, कह रहा है चित्र 6.15 ए से एफ में वर्णित, बेटा आपको एक फिगर दिया है 6.15, छठवें चैप्टर का 15वां फिगर है, बात समझ में आ रही है। और उसमें ए से एफ तक फिगर दिया, जैसे अभी देख पा रहे हो ए और बी मैंने फर्स्ट पेज पे ले लिया, ऐसे आपको यहाँ पर दिया जाएगा ये सी और डी, फिर ई और एफ, तो कुल मिला के इतने फिगर आपको दिए गए हैं। और इसमें करना क्या है, मैं वर्णित स्थितियों के लिए प्रेरित धारा की दिशा की प्रागुक्ति कीजिए। बात समझ में आ रही है, प्रेरित धारा की दिशा हम समझ रहे हैं, ये शब्द आपको परेशान कर रहा होगा, सर ये क्या है, प्रेडिक्ट, इसका मतलब हाँ किसी काम को होने से पहले बताना है ना, उसकी स्थिति बताना, ये सारी चीजें। तो अभी इसमें प्रेरित होने से पहले आपको बतानी किस दिशा में प्रेरित होगी धारा, बात समझ में आ रही है, उसी का आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना। इस शब्द का मतलब तो समझ में आ गया, कोई इवेंट है या कोई चीज है उसको होने से पहले ही बता देना, ये होता है प्रागुक्ति करना। ठीक है, तो फिगर ए बी ऐसे आपको दिया गया है, एक एक फिगर देखते हैं और उसमें प्रेरित धारा की दिशा हम लोग बताते हैं। और ऐसा नहीं कि आप ये पहली बार करोगे, इस टाइप के एग्जाम्पल आपको चैप्टर में बता दिए गए हैं, ये मैंने स्वयं बताया है, यही एग्जाम्पल ही लिया गया था आपके लिए। क्या नाम है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग के लिए यही फिगर ही लिया गया था, ठीक है ना। चलो ध्यान दीजिए, तो फिगर ए दिया है बेटा, ए में देख पा रहे हो आप एक कुंडली है और इस कुंडली को ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है ना, इस परिपथ में, और उसके एक सिरे की ओर एक बार मैग्नेट है जिसके साउथ पोल को लाया जाता है, किसको, देखो एरो बता रहा है साउथ पोल की लाया जाता है। तो आप लोग बताओ भाई इसमें किधर की ओर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और अगर आपको लेंज का नियम पता है तो आप कर पाओगे। लेंज का नियम क्या होता है, किसकी दिशा, हाँ बिल्कुल सही, प्रेरित धारा की बात हो चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात हो, दोनों की दिशा सदैव ऐसी होगी कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। यही लॉजिक आपको याद में रख के और सब पर लगाना है, प्रेरित धारा की डायरेक्शन बतानी। तो आप बताओ भाई साउथ पोल को आप उधर की ओर लेकर जा रहे हो, तो इसी के ले जाने से इसमें धारा प्रेरित होगी, तो उसकी डायरेक्शन इसका विरोध करेगी, वो चाहेगा कि साउथ पोल इधर से क्या हो, दूर जाए। आप बताओ प्रेरित धारा की डायरेक्शन क्या हो, नाम बताओ भाई, हाँ पी से क्यू, क्यू से आर, आर से फिर P, यही तो होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ऐसा आपने बताया है, सारे बच्चे सहमत हैं। अरे भाई तार जुड़ा हुआ है ना, पी से क्यू, तो क्यू से ऐसे पूरे परिपथ बंद है, तो धारा प्रवाहित होनी चाहिए, क्या हुआ, समझ में आ गया ना। चलो भाई अब इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो अभी आपने लेंज का नियम पढ़ा, लेंज के नियम में क्या था, प्रेरित धारा की दिशा कैसी होगी, जिस कारण से उत्पन्न हुई उसका विरोध करेगी। किस कारण से यहाँ उत्पन्न हो रही है, आप साउथ पोल को पास ला रहे हो, साउथ पोल को पास लाओगे तो इससे बद्ध जो कुंडली आपको दिख रही है, इससे बद्ध फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन, फ्लक्स के मान में क्या होगा बेटा, परिवर्तन, और फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जिससे प्रेरित धारा बहेगी। उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसका विरोध, कौन सा कारण था, साउथ पोल को लाए, तो विरोध में साउथ पोल को दूर भगाने का प्रयास करेगा। ये तभी संभव है जब ये वाला सिरा आपको परिनालिका का जो दिया गया है उस साउथ पोल की तरह बिहेव करे। बताओ ये बात आपको समझ में आ रही है, क्योंकि साउथ पोल, साउथ समान प्रकार का पोल एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दूर तभी भगा पाएगा जब ये साउथ पोल की तरह से व्यवहार। अच्छा साउथ पोल कब होगा, जब इसमें धारा की डायरेक्शन ये हो, ऐसे, बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने सही तो बताया था, तो लॉजिक आपको समझ में आ रही है, ये ऐसे ये डायरेक्शन हो जाएगी इसमें, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे प्रत्येक फेरे में प्रवाहित होगा, यानी कुल मिला के ऐसे आप बता सकते हो। क्लियर है। धारा की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, पी से क्यू, पी से क्यू से आर से चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आया आपको बेटा। अच्छा दूसरे वाले में यहाँ पे इसकी डायरेक्शन गर्ल्स बताएंगी और इसमें प्रेरित धारा की डायरेक्शन बॉयज बताएंगे। चलो भाई
गर्ल्स बताओ इसमें डायरेक्शन क्या होगी प्रेरित धारा के हिसाब। अब इस फिगर को समझा दिए थे, वो सब कुछ स्वयं से समझना है। बताइए, पी से, इसमें गर्ल्स बता रही पी से क्यू, तो इधर अच्छा ये पी है, हाँ पी से क्यू क्यू, ठीक है यही तो होगा। सारे बच्चे सहमत हैं? चलो भाई बॉयज बताओ इसमें अपने, तुम लोग को एक्स वाई मिल रहा है, बताओ वाई से एक्स, अकेला यही बॉयज है, बाकी सब क्या है? बॉयज हो ना, तो बताओ, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, वही वाई से एक्स, हाँ बस यही तो हो गया। अब चलो हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या सही है और किसका। भाई ध्यान दो, साउथ पोल इधर की ओर आ रहा है और साउथ पोल के आने के कारण ही इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो इस कारण का विरोध करना चाहिए। प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी जो इस कारण का विरोध करे, यानी साउथ पोल को क्या करेगी, वो प्रयास करेगी कि दूर जाए। तभी हो सकता है ये जब इसमें इस प्रकार से प्रेरित धारा बहे कि ये वाला सिरा साउथ पोल की तरह व्यवहार करे प्रणाली का, तो साउथ पोल की तरह तभी व्यवहार करेगा जब इसमें प्रेरित धारा की डायरेक्शन। वाह बहुत सुंदर है ये। गर्ल्स आप लोग गलत कैसे कर दिए? सब लोग मिलके यस सर यस सर। कुल मिला के समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? अभी घबराओ, किसको नहीं आया? तुमको नहीं आया? तुम हो कहाँ? लेंस का नियम बताओ, लेंस का नियम बताओ अगर यही हो तो। सर प्रेरित धारा, प्रेरित धारा जिस कारण से उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। हाँ, उसकी दिशा ऐसी होती है कि जिस कारण से उत्पन्न होती है उसका विरोध करती है। तो भाई कुल मिला के आप साउथ पोल इधर की ओर ला रहे थे, उसी के कारण से उत्पन्न हुई प्रेरित धारा, तो वो क्या करेगी, इसका विरोध करेगी, यानी साउथ पोल को दूर की ओर भेजने का प्रयास करेगी। तो तभी संभव होगा जब ये साउथ पोल की तरह व्यवहार करे, और साउथ पोल की तरह तभी व्यवहार होगा जब प्रेरित धारा की डायरेक्शन ये होगी। अब तो समझ में आया? क्लियर है ना? बस इतनी सी चीज थी। तो ये डायरेक्शन होगी बेटा किधर से, अगर ऐसे हुआ तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा ऐसे, अब फिर ये इधर की ओर जाएगा ना, ऐसे 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 इधर की ओर जाएगा, ये तो दिख रहा है ना कुंडली, तो इधर की ओर कुल मिला के ऐसे। आंसर चेक करना बेटा। हाँ, Q से P और P से R, सही है? ठीक है, आ जाओ इसमें। बॉयज ध्यान देना बेटा, अब नॉर्थ पोल यहाँ से दूर की ओर जा रहा है, दूर की ओर ले जा रहे हो, इसलिए इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, तो जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसका विरोध करेगा। अब इसको ये पास बुलाएगा, चले आओ। पास कौन बुला सकता है? अब रुक जाओ, संशोधन मत करो। पास कौन बुला सकता है इधर? साउथ पोल। अगर इधर साउथ पोल होगा तो इधर बताओ भाई, नॉर्थ का मतलब इधर की ओर डायरेक्शन। वाह, एक ही बॉयज था वो भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। आंसर चेक करना बेटा, सही है ना? लॉजिक तो समझ में आ रहा है? अब अगली बार से आंसर देख के ही मत बोल देना, ठीक है? नहीं, आंसर सिर्फ जब आपसे कही जाए तब चेक करिए, ठीक है? चलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और देखते हैं, अभी निराश मत होइए, आपके पास ये अभी पहला दूसरा 2 फिगर की हो, अभी 4 फिगर बचे हुए, तो कुल मिला के अगर नहीं जानते हो तो आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। बस आप समझने का प्रयास करिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ठीक है? चलो भाई सी नंबर देखते हैं। चलो इसमें ये गर्ल्स बता दें और ये डायरेक्शन। पहले क्वेश्चन समझ लो थोड़ा सा, फिगर तो दे दिया है, थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं आपकी। ध्यान देना बेटा, 2 कुंडली है, एक कॉइल फर्स्ट है और कॉइल सेकंड, 2 कुंडली है। एक कुंडली में कुछ नहीं लगा है। अब पहली वाली कुंडली में यहाँ पर सेल लगा है
प्लस माइनस। डायरेक्शन उसने दे दिया है, देखो ये थोड़ा डार्क दिख रहा है और ये थोड़ा फेड दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। क्या क्या कह रही थी? कुछ भी तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको हल्का एरो दिख रहा होगा, तो इसका मतलब है ये पीछे वाला है। बात समझ में? ऐसे कुंडली होगी, अब आपको ऐसे थोड़ा तिरछा करके दिखाया गया, तो इधर वाला तार जो है उसमें डार्क करके दिखाया गया। कुल मिला के ये वाला, ये आपको दिख रहा है और मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ, ये पीछे वाला तार होगा, ऐसे कुंडली होगी। बात समझ में आ रही है? तो अब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अब इससे इसकी कुंडली सेकंड की तुलना करना, तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें आपको हो सकती है कि कौन सा इधर वाला है तार और कौन सा इसके पीछे वाला तार है, क्योंकि कुंडली ऐसे होगा। कुंडली का असल में जो तल है बेटा यहाँ पर, वो बोर्ड के तल के लंबवत है। बात समझ में आ रही है? तो बोर्ड का तल तो ऐसे है, ये समझ लो बोर्ड का तल है, और कुंडली कैसा होना चाहिए? ऐसे। बात समझ में आई? अब तिरछा करके आपको दिखाया जा रहा है ताकि दोनों तार आपको दिखे, इधर वाला भी उधर वाला। तो इसमें समझना ये है कि बाएं हाथ की ओर जो है, बात समझ में आ रही है, वो बाहर की ओर है इसमें माने हो, तो इसमें भी बाएं हाथ की ओर ये वाला कुंडली का जो तार है वो बाहर की ओर वाला होगा। बात समझ में आ रही है? और ये दाहिने हाथ की ओर वाला डॉटेड करके। रुक जाओ, एक अभी बताया नहीं है, 2-3 बताने को हर जगह। ठीक है भाई, और इधर डॉटेड करके बना रहा हूं। अब चलो इतनी हेल्प आपकी कर दी है, ज्यादा दिक्कत इसी में होती समझने में। अब आप लोग बताइए इसमें किया क्या गया है। देखो एरो से भी समझ में आ रहा है कि कुंजी को तुरंत बंद किया जाएगा। बंद किया जाएगा मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो वही कहा जा रहा है कि दाब कुंजी तुरंत बंद करने के बाद की स्थिति, तुरंत बंद किया जा रहा है। तो आप बताओ इसमें प्रेरित धारा की डायरेक्शन क्या होगी? पास में रखी हुई कुंडली, जब तुरंत धारा, देखो तुरंत कुंजी बंद करोगे, बात समझ में आ रही है? तो पहले तो परिपथ में धारा का मान 0 था, लेकिन अब इसमें कुछ ना कुछ धारा प्रवाहित हो, तो धारा का मान बदल रहा है, जिससे पहले फ्लक्स रेखाएं एक को नहीं गुजर रही होंगी कुंडली के तल से। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा के मान में आप वृद्धि कर रहे हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो फ्लक्स रेखाएं के मान में वृद्धि होगी। बात समझ में आ रही है? और फ्लक्स रेखाएं अगर बदलेंगी इस कुंडली से भी, और इसके समीप में दूसरी कुंडली रखी है, तो इसमें से जो होकर फ्लक्स रेखाएं गुजरेंगी, पहले 0 था अब कुछ ना कुछ होगा, तो इससे बद्ध फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा, बढ़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और इस कारण से इसमें प्रेरित धारा बहेगी। उसकी डायरेक्शन आपको बतानी है, जिस कारण से उत्पन्न हुई होगी उसका विरोध करेगी। तो किस कारण से उत्पन्न हुई? धारा के मान में वृद्धि करने से, और धारा के मान में वृद्धि करने का मतलब फ्लक्स के मान में वृद्धि करने से। बताओ भाई समझ में आ रहा है? अच्छा ये गर्ल्स का है इसीलिए आप लोग आराम से बैठे हो। बताओ नहीं समझ में आ रहा? हाँ बताओ, ये गर्ल्स है, बताओ। कोई बात नहीं, आप बता सकते हो, आपको समझ में आ रहा है तो। किधर की ओर पढ़ दो, लिखा है एक्स वाई जेड है, एक्स से वाह, कह रहा है ये देखो x से y, बात समझ में आ रही है, और y से z, और z से फिर इस तरीके से। आपने कहा x से y और y से, ठीक है। अभी हम लोग देख लेंगे सही है कि गलत है। अब आओ भाई बॉय जाए इस पे, इसको आप बस समझिए क्या आपको बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको व्यवस्था दिख रही है कि एक कुंडली है जिसमें सेल लगा है और उसके बाद यहाँ पर धारा नियंत्रक लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? और उसके समीप एक कुंडली रखी गई है, ये भी बात समझ में आ रही है? अच्छा ये डी है, कहा गया है धारा नियंत्रक को समंजन, धारा नियंत्रक का समंजन बदलते हो, और एरो आपको दे दिया गया है उधर की ओर, यानी इस तार को हम लोग यहाँ पर था उधर की ओर लेकर चलेंगे। उधर की ओर लेकर चलने का मतलब है रेजिस्टेंस के मान में कमी। बात समझ में आ रही है? यानी कह सकते हो धारा के मान में वृद्धि। कौन है भाई, बहुत परेशान कर रहे हैं, चला दो। हाँ भाई इधर समझना, यहां से यहां, क्लियर?
तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, कम। इससे इसमें जो मुख्य धारा बह रही होगी आई, इसके मान में क्या होगा, आई के वृद्धि होने से फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि। फ्लक्स रेखाओं की संख्या में वृद्धि होने का मतलब हुआ इससे बद्ध फ्लक्स या इससे बद्ध फ्लक्स के मान में क्या होगा, क्लियर है। तो जिस कारण से उत्पन्न हुआ उसका विरोध करना चाहिए, यानी फ्लक्स के मान में कमी करने का प्रयास करेगा। बताओ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, Z2। एक चीज समझना, ये राइट वाला है बाहर की ओर, बात समझ में आ रही है, और ये लेफ्ट वाला डॉटेड करके जो दिखा रहा हूँ अंदर की, तो ऐसे ये दाएं हाथ की ओर वाला ये बाहर की ओर है, बात समझ में आ रही है। और ये क्या है इसमें, अंदर की ओर, बात समझ में आ रही है। अब बताओ किधर की ओर होगा, नाम बोल दो, नाम ऐसे ऐसे, जेड से वाई और वाई से एक्स से, ये प्रेरित धारा की डायरेक्शन होगी। अब चलो समझते हैं हम लोग बढ़िया से क्या होगा असल में। हाँ भाई, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, धारा के मान में वृद्धि कर रहे थे, क्योंकि पहले तो धारा 0 था, बात समझ में आ रही है। अब धारा के मान में वृद्धि करोगे तो इसमें जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो इसके धारा के मान को कम करने का प्रयास करेगी, बात समझ में आ रही है। तो इस डायरेक्शन में धारा की प्रवाहित हो रहा था इसमें, ये ऊपर की ओर, ठीक है, बाएं वाले में। इसमें क्या होगा, इधर की ओर y से z की ओर, और z से x की ओर, x से y की ओर। और फ्लक्स रेखाओं के प्रभाव को कम करने का कैसे प्रयास करेगा उसको भी समझिए। अगर इसमें धारा की डायरेक्शन ये है, बाहर वाले में देखो ऊपर की ओर जा रहा है, और अंदर वाला जो तार है उसमें नीचे की ओर, यही तो दिखा रहा है ये नीचे की ओर। तो हम अपने दाहिने हाथ की अंगुलियों को ऐसे मोड़ेंगे जब वृत्तीय पथ पर प्रवाहित हो रही, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आपको पता चले, इधर की ओर चुंबकीय क्षेत्र इधर की ओर होने का मतलब फ्लक्स रेखाएं भी ऐसे हों, बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे इधर से जाएंगी। अब इसमें इस प्रकार से प्रेरित धारा उत्पन्न होना चाहिए जिसकी फ्लक्स रेखाओं की डायरेक्शन उधर की ओर हो, बात समझ में, विपरीत दिशा में तो है। तो भाई अब इसमें देखो बाहर की ओर जो तार है वो नीचे की ओर धारा आ रही है, और जो अंदर की ओर तार है, बात समझ में आ रही है, उसमें ऊपर की ओर जा रही है। तो अपने दाहिने हाथ के हथेली को ऐसे करेंगे, अंगूठा इधर की ओर है ना, तो इससे बद्ध फ्लक्स रेखाओं की डायरेक्शन क्या होगी, आप बताओगे इधर की ओर, बात समझ में आ रही है। देखो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, क्लियर है बात। जैसे मन कहे आप समझ लो, मन कहे धारा से समझो, मन कहे फ्लक्स से समझो, बस कुल मिला के जिस कारण से उत्पन्न हो रहे उसका विरोध करें। क्या हुआ, गलत है क्या कुछ, नहीं ना, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, चलो। अच्छा इसमें देख लो भाई, इसमें आप धारा को प्रतिरोध को समायोजित कर रहे थे, धारा नियंत्रक को, है ना। तो क्या कर रहे थे, एरो से समझ में आ रहा है कि इस वाले पॉइंट को आप इधर कहीं ले जाओगे, शिफ्ट करोगे, तो धीरे धीरे प्रतिरोध कम ही तो कर रहे हो। प्रतिरोध कम कर रहे हैं तो धारा का मान परिपथ में बढ़ रहा होगा, नहीं बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, धारा का मान बढ़ रहा है। तो धारा के बढ़ने के कारण उत्पन्न हुआ, तो इसलिए ये क्या करेगा, उसको कम करने का प्रयास करेगा। या फिर धारा के बढ़ने का मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स को कम करने का प्रयास करेगा। तो अभी देखो दाहिने हाथ की ओर जो है उसको बाहर मान के रखे हो, इधर भी दाहिने हाथ की ओर जो तार है ये, इसको बाहर की ओर, ठीक है ना। तो अगर इसमें इधर की ओर धारा प्रवाहित हो रही तो इसमें कम करने का प्रयास करेगा ना। तो भैया y से x, x से z और z से y, इधर की ओर धारा प्रवाहित, क्लियर है। और आप देखिए अगर ऐसा हुआ तो इसमें से बद्ध फ्लक्स रेखाओं की डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की ओर। इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इधर की ओर होगा, इसको डैश मान लो, प्रेरित धारा के कारण उत्पन्न होगा। अच्छा इसके कारण आपको समझ में आ रहा होगा इधर की ओर विरोध कर रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रही ना, बस ये। तो सी और डी इसमें तो लिख दिए क्या बेटा, x से y और y से z, ठीक है। और यहाँ पर बेटा x से z और z से x से z और z से और y से फिर x। आंसर मैच कराओ, देख लो, जरूरी थोड़ा है हम सब सही सही पढ़ा के चले जाएं, दोनों सही हैं। y z z x
यहाँ भी ऐसे ही होगा, जेड के बाद फिर वापस एक्स। बात समझ में आ रही है? सही है। और ये, और समझ में भी आया, तो आगे चलें। हाँ, अब अगला बताएंगे वो मिश्रा जी। मिश्रा जी इसमें बताओ। हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिगर समझा दे रहा हूँ बेटा। दो कुंडली पास पास, मैंने यही फिगर लिया है म्यूचुअल इंडक्शन के लिए। एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में हम लोग परिवर्तन करेंगे। अब पास में रखी हुई दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी हम लोगों ने देखा है, जिस कारण से उत्पन्न हुई उसका विरोध। और ये चीज आपको समझना है, समझना नहीं, अब आपको समझाना है, समझ चुके पहले। चलो भाई, एक कुंडली है ये, इसको कॉइल फर्स्ट मान लेना, इसको कॉइल बांधने की जरूरत नहीं है, नाम वाम सब लिखा हुआ है, बस इसमें धारा की डायरेक्शन बतानी है। तो पहले कुंडली में देखो सेल लगा हुआ है, बात समझ आ रही है। और ये कुंजी, एरो का मतलब देखो कुंजी को अभी अभी खोला गया है, लिखा भी है दाब कुंजी खोलने के तुरंत बाद की स्थिति, ठीक है, खोल दिया गया। अगर नहीं खोला गया है सपोज करिए, तो इसमें धारा प्रवाहित हो रहा होगा, और किस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा होगा, तो आप बताओगे प्लस से, यानी कि इसमें ऐसे, और डॉटेड करके बनाइए क्योंकि अभी नहीं प्रवाहित हो रहा है, पहले ऐसे डायरेक्शन रही होगी, ये धारा की डायरेक्शन रही होगी। तो बात समझ में आ रही है? ऐसे धारा, यानी इधर की ओर, ऐसे इधर की ओर कुल मिला के बढ़ रहा होगा, ऐसे ऐसे करके। ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट? ये पहले की स्थिति रही होगी जब कुंजी बंद था। अभी आप खोलें, खोलने का मतलब धारा का मान कम कर रहे हो, धारा का मान कम कर रहे हो, उसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्योंकि धारा का मान कम करने का क्या मतलब, आप जीरो कर दे रहे हो, कुछ ना कुछ पहले रहा होगा, अभी आपने क्या कर दिया, जीरो। जीरो करोगे तो इससे बद्ध फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो इस प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। कुछ ना कुछ धारा रहा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहा होगा। धारा का मान आप शून्य कर दिए तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, शून्य। और पहले फ्लक्स रेखाओं की डायरेक्शन क्या रही होगी, इधर की होगी, ऐसे। बात समझ में आ रही है? ऐसे रही होगी, क्लियर? इस डायरेक्शन में पहले थी, और अब आप इसको हटा दिए, हटा दिए तो इसमें जो धारा उत्पन्न होगा वो प्रयास करेगा कि इस डायरेक्शन में फिर क्या नाम है, फ्लक्स रेखाएं हो। बात समझ आ रही है? आप हटा रहे हो ना, तो लाने का प्रयत्न करेगा, फिर से स्थापित करने का प्रयास करेगा। एक तो फ्लक्स से समझ सकते हो, दूसरा धारा की डायरेक्शन से समझ सकते हो। धारा आप रोक रहे हो, जीरो कर रहे हो, बात समझ में आ रही है? धारा क्या कर रहे हो, तो बढ़ाने का प्रयास करेगा। कुल मिला के इसमें धारा की डायरेक्शन ही होगी। और अगर ऐसा हुआ तो ध्यान से समझना, ये ऐसे होगा, होगा कि नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ तो फ्लक्स रेखाओं की डायरेक्शन इसके कारण जो उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा के कारण, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो देखो उसको फिर बढ़ाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं? आपने कम किया ना, कुंजी हटाने का मतलब धारा जीरो किया, फ्लक्स रेखाओं को हटाया, जीरो किया, उस डायरेक्शन में थी, तो धारा के मान में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, यानी फ्लक्स रेखाएं उसी डायरेक्शन में फिर से स्थापित करने का प्रयास करेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो डायरेक्शन आप बता सकते हो बेटा, एक्स टू वाई, और वाई नहीं, एक्स से आर, एक्स से बेटा आर, और आर से, और वाई से फिर डायरेक्शन देखो, सही है बेटा? होना भी चाहिए सही। चल अब बी समझो, ओ एफ, ई हो गया, एफ समझिएगा बेटा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक तार है आपके पास, उसमें धारा आई में एक अचर दर से कमी हो रही, पहले तो समझिए एक तार है, ठीक है, इसके चारों ओर एक लूप रखा गया है, ये क्या है बेटा, एक तार का लूप होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसमें धारा आई तो प्रवाहित हो रही थी सपोज करिए, लेकिन उसमें कहा जा रहा है एक अचर का मतलब नियत, नियत दर से उसमें कमी हो रही है धारा के मान में। नियत दर का मतलब समझिए, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि 2 एम्पियर पर सेकंड से धारा के मान में कमी हो रही है। सपोज करिए प्रारंभ में धारा इसका था 10 एम्पियर, कितना था बेटा? तो 1 सेकंड के बाद इसमें धारा हो जाएगा 8 एम्पियर, क्योंकि 1-1 सेकंड में 2-2 एम्पियर घट रहा है। फिर 1 सेकंड के बाद धारा इसमें 6 एम्पियर, कुल मिला के धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है ना? एक नियत दर से हो रहा है।
हमको उससे क्या मतलब, कुल मिला के परिवर्तन हो रहा है इतना हमको समझ में आ रहा है, और कमी हो रहा है ये बताया जा रहा है। इसमें जो प्रवाही धारा है उसमें क्या हो रहा है, अब धारा में कमी हो चाहे वृद्धि हो, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किधर की ओर उत्पन्न होंगी वो आप समझिए। तो हम सभी जानते हैं अगर कोई धारा वही चालक तार है तो उसमें अगर हमको क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन देखनी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो हम लोग अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करेंगे और अंगूठे की डायरेक्शन उसमें प्रवाहित धारा की दिशा में होगी और हम उसको ऐसे पकड़ेंगे अपने दाहिने हाथ से। बात समझ में आ रही? तो दाहिने हाथ से उस चालक को पकड़ने के लिए आपके दाहिने हाथ की उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ रही है, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, अंगूठा चालक तार में प्रवाहित धारा की दिशा में। तो जिस डायरेक्शन में आपके दाहिने हाथ की उंगलियां मुड़ रही है वही डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होगी, ठीक है ना। यानी इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन ये है, ऐसे ही तो इसको पकड़ेंगे तो इधर से बाहर की ओर और इधर अंदर की ओर। बात समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे डॉटेड कर दें इधर, ऐसे इधर, ऐसे नीचे भी जितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी सब की सब ऐसे ही होंगी, यहाँ भी यानी क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन ऐसे। बात समझ में आ रही? अब मुझे इतना बताओ, चाहे जितना चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, धारा के मान में कमी करोगे तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी होगी क्योंकि दुर्बल क्षेत्र होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या कोई भी क्षेत्र रेखा इस कुंडली के तल से होकर गुजरेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसी के तल में वो स्थित है, समांतर है, और जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा तो उसमें से एक को फ्लक्स रेखा होकर नहीं गुजरेगी। इसका मतलब इससे बद्ध फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रारंभ में भी 0 था और आप धारा के मान में कमी करो चाहे वृद्धि करो तब भी वो, यानी कि ये कांस्टेंट होगा। और जब तक फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा तो प्रेरित धारा का मान 0 होगा। यानी इसमें प्रेरित धारा का मान कितना होगा बेटा, बताओ? समझ में आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं? अगला क्वेश्चन देखें, बताओ ना, देखें अगला। कह रहा नहीं, चलो भाई ये क्वेश्चन और बढ़िया है थोड़ा सा, मतलब आप जितना पढ़े हो अभी समझ लो रिबूट हो जाएगा पूरा सिस्टम आपका। क्या हुआ समझना। 6.2 दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, चित्र 6.16 में वर्णित स्थितियों के लिए लेंज के नियम का उपयोग करते हुए, भाई आप ना बताते तब भी अब यही नियम का उपयोग करते। बात समझ में आ रही है? ओके। उपयोग करते हुए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करिए, ठीक है। स्थिति क्या दी गई है पहले उसको समझिए। पहला स्थिति दिया गया है बेटा ए, फिगर भी देखना, जब अनियमित आकार का तार वृत्ताकार लूप में बदल रहा हो। बहुत ध्यान से समझना स्थिति आपको। ये आपको तार ऐसे अनियमित आकृति का ऐसे दे दिया गया है, बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे इस पर बल लगाया जा रहा है, बात समझ में आ रही है? कुल मिलाकर ये वृत्ताकार लूप में बदल रहा है। ये डॉटेड आपको दिख रहा है ना, ये डॉट डॉट करके, इसी के आकार में अभी हो जाएगा कुछ देर बाद, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, बदल रहा है। तो इस लूप में प्रवाहित धारा की दिशा क्या हो? अब थोड़ा सा हमको ध्यान देना है, अगर ये अनियमित आकृति का है तो अभी इसका क्षेत्रफल कम होगा, बात समझ में आ रही है? तो इससे फ्लक्स रेखाएं कम गुजरेंगी, इतनी तो बात समझ में आ रही है। मान लो इससे बद्ध फ्लक्स का मान कितना है, 5 कितना बेटा, और जब इसी को हम वृत्ताकार लूप में बदल देंगे तो आप देख पा रहे हो कि इसका एरिया बड़ा हो जा रहा है, अब इससे फ्लक्स रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी। यही है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, आपको समझ में आ रहा है ना? क्रॉस दिख रहा है ऐसे, क्रॉस का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन लंबवत अंदर की ओर। तो ये सब जितनी बार क्रॉस दिख रहा है वो सब क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ेगा जब बेटा, तो इससे बद्ध फ्लक्स का मान क्या, इससे बद्ध जो एरिया होगा ए वो बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो इससे बद्ध जो फ्लक्स ∅2 होगा उसका मान भी, यानी फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ और बढ़ गया। तो फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन हुआ है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, यानी कि इसमें प्रेरित धारा बहेगी। और प्रेरित धारा की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जिस कारण से उत्पन्न हुई उस कारण का विरोध। तो जाहिर सी बात है कारण क्या है, फ्लक्स बढ़ रहा है,
फ्लक्स क्या है, तो कम करने का प्रयास करेगा। कम कैसे करेगा, क्षेत्र रेखाएं अभी देखो इसमें अंदर की ओर जा रही है, तो अगर कुछ क्षेत्र रेखाएं प्रेरित धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बाहर की ओर। इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित हो रही होगी, प्रेरित धारा, कि उससे उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर होगी तो फ्लक्स हम लोग ऋणात्मक ले लेंगे। बात समझ में आ रही है, तो फ्लक्स के मान में वो कमी करेगी नहीं करेगी, ठीक है ना, बात तो समझ में आ रही है। चलो अब हम लोग समझते हैं भाई बढ़िया से। इसमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर होनी चाहिए प्रेरित धारा के कारण, तो प्रेरित धारा इसी लूप में तो प्रवाहित होगा, उसकी डायरेक्शन समझना। बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कब होगी, देखो जब वृत्तीय पथ पर धारा प्रवाहित होती है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग अपने दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, वृत्तीय पथ पर प्रवाहित धारा की डायरेक्शन में अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को मोड़ देते हैं, अंगूठा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो बाहर की ओर चाहते हो, इसका मतलब इधर की ओर धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होना चाहिए, धारा की डायरेक्शन इधर की ओर ऐसे प्रवाहित होना चाहिए। बात समझ में आ रही ना, इस तरीके से, तभी तो ऐसे होगा, अंगूठा बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, बी डैश मान लेना। बी डैश क्या है बेटा, प्रेरित धारा के कारण। किसके कारण, कारण उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बाहर की ओर। क्या होनी चाहिए बेटा, बाहर। और बाहर की ओर होगा तो क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, बाहर की ओर। और इसके कारण जब ये बड़ा हो रहा था, क्षेत्रफल बढ़ रहा था, तो क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर आई हैं सभी क्षेत्र रेखाएं। अब क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, उससे होकर गुजरने वाली, जिससे फ्लक्स समान बढ़ेगा। लेकिन जब बाहर की ओर हो जाएगी प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो उधर से जो इधर की ओर फ्लक्स होगी, फ्लक्स की डायरेक्शन उल्टा होगा ना, इस बार उसको ऋणात्मक ले लेंगे, वो घटाने का प्रयास करेंगे। तो कुल मिला के आपसे प्रेरित धारा की दिशा पूछा था, देखो एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हो, डी से सी, क्या बेटा, और सी से बी, बी से ए। तो यहां पर आप बताना कुल मिला के जो धारा की डायरेक्शन होगी वो डी से सी, सी से बी, और बी से बेटा ए, और ए से फिर, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। एक ही लॉजिक आपको याद रखना है, जिस कारण से उत्पन्न होगा उस कारण का विरोध करना चाहिए। किसको, धारा को। तो धारा की डायरेक्शन वैसी होगी तभी वो विरोध कर पाएगा, ठीक है ना। ये चीज बताओ समझ में आया कि नहीं, एकदम क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। दूसरा वाला समझना बेटा, हाँ भाई अभी एक तरीका और बता रहा हूँ, ठीक है ना, एक तरीका और बता रहा हूँ, ध्यान देना। दूसरे में कह रहा है जब एक वृत्ताकार लूप एक सीधे बारीक तार में विरूपित किया जा रहा हो, ये वृत्ताकार लूप आपको दिख रहा है और ये डॉटेड लूप दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। तो अभी कुछ देर बाद तार आपका ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि देखो बल इधर की ओर लग रहा है और ये ऐसे विरूपित हो जाएगा, इसका रूप क्या होगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आप ध्यान से समझना कि जब हम लोग वृत्तीय रूप में तार को रखे हुए थे तो क्षेत्रफल ज्यादा था, इस लूप का क्षेत्रफल क्या था बेटा, ज्यादा था। अब आप क्या किए, विरूपित कर दिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, कम हो गया। क्षेत्रफल कम होने से फ्लक्स रेखाओं की संख्या भी देखो कम। अगर ये फ्लक्स रेखाएं हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो रहेगा ही इतना तक। बात समझ में आ रही है, 2 हटा देना, उसके बाद 9 10 11, ज़्यादा था नहीं था, ऐसे उसमें भी गिन सकते हो। अगर ये क्षेत्र रेखाएं ना होकर के फ्लक्स रेखाएं खींची हैं तो आप बताओगे वही चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि अब क्या हो रहा है, लूप को एक पतले, क्या नाम है, इस वृत्ताकार लूप को एक सीधे बारीक तार के रूप में विरूपित किया जा रहा होगा, तो क्षेत्रफल घटेगा। तो अब इसमें धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगा कि क्षेत्रफल के बढ़ने का प्रयास करेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाने का प्रयास करेगा, यानी कह सकते हो उससे गुजरने वाले फ्लक्स के मान में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। क्योंकि इस बार क्या हुआ है, फ्लक्स के मान में कमी हुआ, तो चाहेगा क्या, वृद्धि हो। वृद्धि होने के लिए क्या करेगा, धारा की डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि चुंबकीय क्षेत्र, जो प्रेरित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा इसी की डायरेक्शन में होगी।
बाहर की ओर ही हो। डार्ट का मतलब क्या है बेटा, बाहर की ओर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र था पहले से बाहर की ओर, तो बढ़ेगा कब, क्षेत्र रेखाएं बढ़ेंगी कब, जब बाहर की ओर इसके कारण भी उत्पन्न हो जाए। तो बाहर की ओर उत्पन्न होने का मतलब समझ में आ ही रहा होगा, इधर की ओर, इधर से बेटा डी डैश से सी डैश, आप बताओगे डी डैश से, और सी डैश से बेटा बी डैश की ओर, बी डैश से फिर ए डैश की ओर, और ए डैश से फिर, तो आप बता सकते हो भैया डी डैश से सी डैश, और सी डैश से बेटा बी डैश, बी डैश से ए डैश, और ए डैश से फिर बी। बात समझ में आ रही है? आंसर तो समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? अच्छा आएगा भी। अब देखो एक दूसरा तरीका आपको समझा रहा हूँ, मैंने कहा था एक्सरसाइज में बता दूंगा। अगर कोई चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है या क्षण, बात समझ में आ रही है, तो उसमें गतिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा बहती थी। तो उस प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, ध्यान से समझना। उसमें जो प्रवाहित प्रेरित धारा है उसकी दिशा क्या होगी, उसके लिए फ्लेमिंग ने अपने राइट हैंड का रूल दिया, दाहिने हाथ का नियम, वो यहीं पर फटाफट समझ लो। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। क्या होगा बेटा, कुछ इस प्रकार से। हाँ भाई, कुछ बन गया भाई। ये बीच वाली उंगली है, बात समझ में आ रही है? चलो, उन्होंने कहा यदि हम अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को, कौन कौन से, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहे। तो देखो, अगर अंगूठा बेटा चालक तार के गति की डायरेक्शन को बता रहा है, यानी उसके बेग की दिशा, और तर्जनी उंगली ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बता रही है, तो माध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा, किसको बेटा, आई डैश लिख रहा हूं। ध्यान ये देना है कि जो राइट हैंड रूल है वो वास्तविक धारा के लिए नहीं है, प्रेरित धारा के लिए। लेफ्ट हैंड रूल जो था वो वास्तविक धारा के लिए, वो आपको पढ़ा दिया गया। बात समझ में आ रही है? चलो, अब आप ये इस पर अप्लाई कर सकते हो। भाई चालक तार को गति ही तो कराया गया, यहाँ से यहाँ तक, और क्या कराया गया, गति कराया गया ना। तो अगर हम ध्यान से समझें तो चालक तार की गति की डायरेक्शन क्या थी, यहाँ से यहाँ तक, यानी बेग की डायरेक्शन। ये कलर चेंज कर दें ताकि आपको बढ़िया से दिखे। भाई इसके बेग की डायरेक्शन इधर की ओर थी कि नहीं थी, बेग की डायरेक्शन था, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर। डार्ट का मतलब बेटा अभिलंबोत बाहर की ओर था। ठीक है, मुझे 2 पेन देना बेटा, एक पेन दे दो, एक समय काम चला दूंगा। लो, ध्यान से समझना बेटा, ये देखो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, और ये जो पेन आपको दिख रहा है नीचे की ओर, बेग की डायरेक्शन नीचे की ओर, इस तरीके से। अपने दाहिने हाथ के 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाना है, तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत। और ध्यान से देना, यहाँ पर ध्यान से देखना, अंगूठा किसकी डायरेक्शन में हो, बेग की डायरेक्शन। तो नीचे की ओर तो चालक तार आ रहा था, तो बेग की डायरेक्शन में करेंगे। और भाई ये किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तर्जनी। अंगूठा किसकी डायरेक्शन में हो, बेग की डायरेक्शन, ये हो गया। तर्जनी उंगली किधर की डायरेक्शन में होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र की तरह। माध्यमा किसकी डायरेक्शन होगी,
प्रेरित धारा। तो देखो अंगूठा बेग की डायरेक्शन में है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, और माध्यमा प्रेरित धारा की डायरेक्शन उधर की ओर ही तो होगा। तो प्रेरित धारा की दिशा वही तो बना है, इधर से इधर की ओर। समझ में आ गया? ऐसे आप नीचे वाले तार में ही लगा सकते हो। हालांकि इधर से आएगा तो जाएगा कहाँ, इधर की ओर ही जाएगा, लेकिन चेक करने के लिए देखो अभी बेग की डायरेक्शन किधर की ओर है, ऊपर की ओर। तो बेग की डायरेक्शन इधर ऊपर की, क्योंकि तार को यहाँ से आप इधर की ओर ले आ रहे थे ना, तो बेग की डायरेक्शन हो गया भैया ऊपर की ओर। चलो ले लिए। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर, ऐसे हो गया। अब कंडीशन, आपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से फैलाइए कि तीनों परस्पर लंबवत हो। अंगूठा चालक तार की गति की डायरेक्शन बेग की डायरेक्शन में हो गया, और ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, माध्यमा चालक तार में बहने वाली प्रेरित धारा की डायरेक्शन, तो इधर की ओर हो गया। बताओ भाई, इससे भी समझ में आया कि नहीं? याद ये रखना, प्रेरित धारा की दिशा ये कब ज्ञात करोगे, जब कोई चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो, उसमें बहने वाली प्रेरित धारा की डायरेक्शन। बात समझ में आ रही? ऐसे आप इसमें भी लगा सकते हो। इसमें देखना ये बाहर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर ना, बेग की डायरेक्शन किधर की ओर है, ऊपर। और अगर ऐसा है तो बेग की डायरेक्शन ये कर दिए, और क्रॉस क्या है, अंदर की ओर कर दिए। अब आप नियम लगा दो अपना। करना क्या है, अंगूठा चालक तार के बढ़ने की दिशा ऊपर कर दी, और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अंदर की ओर हो गया। तर्जनी उंगली देखो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में, अंगूठा चालक तार के बढ़ने की दिशा में, माध्यमा उंगली प्रेरित धारा की डायरेक्शन में, तो इधर से उधर की ओर होगा, इसमें नहीं। ये ऐसे ही तो बहेगा। तो डी से सी और सी से बी, वही तो लिखा है, डी से सी। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? तो ये भी ऐसे कहीं बना लेना, बगल में काम आएगा। बस एक क्वेश्चन छोटा सा है, फटाफट देख लें। ये न्यूमेरिकल है, याद ये रखना बेटा। अभी जो आप पीछे क्वेश्चंस पढ़ के आए हैं वो सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लायक ही है, लेवल वाला क्वेश्चन है, बढ़िया। क्योंकि थोड़ा सा आप गलती किए तो आंसर गलत। बात समझ में आ रही है? आंसर गलत है, इसलिए आप बढ़िया से, आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए। वो क्वेश्चन यही देखना चाह रहा है कि आपकी समझ कितनी, ठीक है। चलो सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन इसका देखने से पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे। कहा एक लंबी प्रणालिका है, ठीक है भाई, जिसके इकाई सेंटीमीटर लंबाई में 15 फेरे। 1 सेंटीमीटर में कितने फेरे? क्या बात है, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन से लिखते हो। अच्छा कितना है बेटा? 15। लेकिन याद ये रखना 15 फेरे पर सेंटीमीटर, मीटर नहीं है। इसको एसआई सिस्टम में बदलिए पहले, है ना। 1 मीटर में कितना होगा वो कैलकुलेशन करिए, बहुत ही आसान है। हम सभी जानते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²। जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है वहाँ पे 10⁻² मीटर लिख दो। तो 15 फेरे बटे सेंटीमीटर की जगह पर 10⁻² मीटर। कोई डाउट? अब 10⁻² मीटर ऊपर जाएगा तो 15 × 10⁻² प्लस में हो जाएगा, और ऊपर क्या है, फेरे पर मीटर। हाँ तो क्या भाई, एकांक लंबाई, अब कौन सी लंबाई रहेगी, यूनिट क्या रहेगा उसका, मीटर। तो 1 मीटर में कितने फेरे रहेंगे, 1500। 10⁻² का मतलब 100, 100 से गुणा कराओगे 15 में 15। तो 1 सेंटीमीटर में 15 फेरे थे, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 100 से गुणा करा देते हो, ऐसे ही पता चल जाता। चलो ये आपको दे दिया बेटा। आगे देखिए, उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप, ध्यान रहे ये प्रणालिका के लिए दिया है। किसके लिए? प्रणालिका में। अभी इसमें 2 चीज आ गया, अभी एक लूप भी है। तो प्रणालिका में एकांक लंबाई में फेरों की संख्या इतनी होगी, और छोटे से लूप दिया है और उसका क्षेत्रफल भी दिया है। तो लूप का ए बराबर कितना दिया है बेटा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात है, आज एकदम कसम खा लिया है कि यूनिट बदलते रहिए आप लोग, परेशान कराएगा, है ना।
2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं बेटा, अभी आपने लिखा है 1 सेंटीमीटर की जगह 10 की घात -2 मीटर लिख सकते हैं, तो हैरानी नहीं होगी अगर हम सेंटीमीटर की जगह लिखें 1, नहीं 1 क्यों लिखेंगे, 10⁻⁻2 मीटर और इसका स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है? तो 2 गुणे 10 की घात, ब्रैकेट ऑफ करो, घात की घात लगी, घातों का आपस में गुणा, माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 और मीटर की पावर यहाँ 1 था तो 1 से 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे 2 मीटर स्क्वायर। क्या बेटा क्यों होगा +4? कौन बता रहा है भाई? ध्यान से सुन, 10 की घात -2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? इसी का 2 बार गुणा करा दो, आधार समान है, गुणे में घाते जुड़ जाएंगे, -2 प्लस -2। अब इतना भी सॉल्व करवाओगे मुझसे क्या? प्लस माइनस -2, समान चिन्ह जोड़ दो, 2 2 4 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या की, दोनों बराबर है, चाहे जिसका ले लो, दोनों में माइनस है। हो गया ना मैथमेटिशियन? +4। चलो अब समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? जो चीज़ आपको काम लगेगी उसको हाईलाइट करते समझ चलो, इसी समय है ना, हाँ नहीं तो बाद में किसी की वैल्यू किसी में रख दोगे। और एक चीज़ बताया है, और उस चीज़ को समझने के लिए फिगर बनाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझना बेटा, असल में आपके पास एक प्रणालिका थी और है भी अभी, ऐसा नहीं कि चली गई है, ये प्रणालिका हो गया, बात तो समझ में आ रही है। और इसके अक्ष पर, अक्ष बना दो इसका, ऐसे ही बना देते हैं, ये इसका अक्ष होगा। कहा गया है उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका की अक्ष के लंबवत रखा है। अगर ये प्रणालिका का अक्ष है तो लूप हमारा ऐसे रखा जाएगा। बात समझ में आ रही? एक वायर लिया मैंने और उसको मोड़ दिया, अब किसी भी आकार का हो, वृत्ताकार, ऐसा कुछ नहीं कहा उसमें, और आकार से हमको मतलब भी नहीं है, बस एक लूप है, उसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई भी ले लो। हम लोग सपोज कर रहे हैं कि वर्गाकार ऐसे है और वो लूप इसके अक्ष के यहाँ पर, इसके अक्ष पर रखा जाएगा, बात समझ में आ रही है, और अक्ष के लंबवत होगा। क्या होगा बेटा? ये अक्ष के लंबवत, अक्ष के लंबवत होने का मतलब ये अक्ष है, तो लूप आपका ऐसे रखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से होगा। तो अक्ष आप देख पा रहे हो, और अगर हम लूप का क्षेत्रफल सदिश की बात करें, लूप हालांकि एक वायर होगा, उसका तल क्षेत्रफल, उसके तल का क्षेत्रफल लेंगे और उसके तल के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत, ऐसे ही तो होगा। यानी कह सकते हो अक्ष के समांतर, अक्ष भी तो ऐसे ही होगा। अक्ष लंबवत देख के थीटा बराबर 90 डिग्री मत रख देना, नहीं तो क्वेश्चन चला जाएगा आपके हाथ से और नंबर भी। समझ गए ना? कह रहा है तल लंबवत है किसके? अक्ष के, तो तल के ही लंबवत तो उसका वो होता है क्षेत्रफल सदिश भी। इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश की बिना, अगर मान लो हम इसमें धारा प्रवाहित कराएं, इस कुंडली में, कुंडली का मतलब लूप में, क्या बोल रहे हैं, प्रणालिका, प्रणालिका में ऐसे आप धारा प्रवाहित कराएं, ऐसे धारा जाएगी, ऊपर अंदर की ओर है ना, ऊपर अंदर की ओर है कि नहीं है? आप नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे ही तो जाएगा नीचे, फिर देखना ऐसे बाहर की ओर निकलेगा, फिर ऐसे, ऐसे ही तो होगा। तो दाहिने हाथ की अंगुलियों को उसकी डायरेक्शन में मोड़ो, अंगूठा इधर की ओर, यानी ये डायरेक्शन किसकी होगी? उसके केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ रही? और आपने लूप भी ऐसे ही तो रखा है, लूप जो इसके बीच में छोटा सा रखा है आपको दिख रहा है, वो भी क्या है? ऐसे इसका जो अक्ष है उसके लंबवत। बात समझ में आ रही है? तो लूप के लंबवत ही तो क्षेत्रफल सदिश होगा। यानी अगर हम लूप के क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल सदिश की बात करें, थोड़ा हमको फिगर बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतने बेवकूफ़ तो आप हो नहीं। तो ए क्या होगा? ए क्षेत्रफल सदिश, ये आपका होगा क्षेत्रफल सदिश, और इसकी डायरेक्शन किधर की ओर है? बी की डायरेक्शन में, तो उन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? 0 डिग्री। यहाँ पर लिखोगे वेक्टर बी एंड ए के बीच का कोण थीटा कितना होगा बेटा? कैसे पता चला हमको? उसने एक लाइन कह दिया था कि अक्ष के लंबवत रखा है, इससे हम लोगों ने ज्ञात कर लिया।
लॉजिक तो समझ में आ रही ना? तुम लोग आपस में ऐसे खेलोगे तो मैं पढ़ा के क्या करूँगा, कल ही पढ़ाऊँ। दिशा, दिशा मैंने बता दिया, और कुछ निर्धारित करो। ध्यान देना बेटा, यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान, ये जो आई बह रहा था प्रणालिका में, इस धारा का मान 2 एम्पियर में 4 एम्पियर से 1 सेकंड कर, क्या लिख दिया भाई, ध्यान देना, बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, बात समझ में आ रही है, 4 एम्पियर 0.1 सेकंड में। अब भाई पढ़ो क्वेश्चन, कुछ समझ में आएगा, बात समझ में आ रही है। हाँ, लिखा क्या है, यदि प्रणालिका में बहने वाली धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, बात समझ में आ रही है, और कामा लगा दिया गया तो थोड़ा सा रुकना, अब पढ़ना, 0.1 सेकंड कर दिया जाए, ऐसे ही समझ में आ रहा है। कुल मिलाकर आप इतना समझिए, जो भी लिखा है वो कह रहा है 0.1 सेकंड में प्रणालिका में प्रवाहित धारा का मान 2 एम्पियर से 4 एम्पियर कर दिया जाए। इतना समझ में आ रहा है? तो भाई I1 आपको दे दिया, प्रारंभ में धारा कितना था 2 एम्पियर, I2 आपको दे दिया 4 एम्पियर, इसलिए आप डेल्टा I बता सकते हो, I2 माइनस I1, यही तो होगा, यानी 4 माइनस 2, क्या लिखोगे बेटा, 4 माइनस 2 बराबर इसका काम लगेगा। एंड ये सब हुआ कितने टाइम में, यानी समय अंतराल डेल्टा टी दे दिया 0.1 सेकंड, सेकंड को बाहर ही रखो, नहीं तो 0.15 लिखने लगो, बात समझ में आ रही है? इतना दे दिया, इतना तो आपको दिया गया है, आप पूछा क्या गया है उसको भी समझिए। चलो भाई, पूछा गया है आपसे, कर दिया जाए तो धारा परिवर्तन के समय प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, यानी कि कौन सा समय, 0.1 सेकंड, इतने में ही तो धारा परिवर्तित हुआ था, तो इतने समय में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, और किसमें, आप लोग भूल गए, यहाँ पर एक रखा था ये लूप, तो लूप में आपसे पूछा है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना उत्पन्न होगा, क्योंकि उससे फ्लक्स गुजर रहा था, और जब धारा के मान में परिवर्तन थी तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ, तो उससे बद्ध फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्वेश्चन बढ़िया है ना? तो आप देखना बेटा, आप बताओगे, मैं लैंग्वेज भी लिख दे रहा हूँ, ये आपके समझने के लिए है, बताना, लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल, बातचीत मत करो बेटा, लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -N, बात समझ में आ रही है, -N डेल्टा 5V अपॉन डेल्टा। अच्छा, लूप में बताया नहीं कितने फेरे हैं, इसका मतलब एक के फेरा है, बात समझ में आ रही है? अरे लूप बताया था ना, देखो उसके अंदर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक छोटा सा लूप प्रणालिका के अक्ष के लंबवत रखा है, एक लूप है, यानी एक तार लिया गया होगा और उसको मोड़ दिया गया होगा किसी भी आकार में, बस उसका क्षेत्रफल उतना था, तो उसमें n की वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि फेरों की संख्या कितनी है, 1। इतनी बात समझ में आ गई? चलो भाई, तो माइनस डेल्टा 5 भी तो आपको कहीं दिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, BA cos थीटा, तो BA cos 0 डिग्री, भाई थीटा की वैल्यू कितनी है, बात समझ में आ रही है, तो BA cos 0 अपॉन डेल्टा टी आपको दिया है, अभी मत रखो, बाद में रखा जाएगा, माइनस क्षेत्रफल तो बदलेगा नहीं, लूप का क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, उसको बाहर कर लो, हाँ B जरूर बदलेगा, क्यों, क्योंकि B किस पर डिपेंड है, तो B बराबर आप बताओगे μ0 Ni, धारा पर, और धारा तो आप बदल रहे थे, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, तो इसको रोकना, B को रोकना, A को बाहर कर लेना, हालांकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसका कोई मतलब, आप बताओगे क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो B को हम लोग बाहर करेंगे, हाँ क्या बचा, डेल्टा A अपॉन डेल्टा, यही तो हुआ, और कुछ दिया नहीं, 1 मिनट रुको,
ए बाहर करना था भाई, हम भी किसको बाहर कर ले रहे हैं। अभी आपको वही समझा रहे थे कि ए नहीं बदलेगा, ए बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है। और डेल्टा बी तो बदलेगा, तो बी को रोकिए अपॉन डेल्टा। अच्छा आप बताओ कि चूंकि प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र आप सब जानते हो म्यू नॉट एन आई होता है, यही तो हम लोग डेरिवेट किए थे। तो इसमें भी देखो क्या क्या कांस्टेंट है, चुंबकीय क्षेत्र में भी क्या क्या कांस्टेंट है। इधर देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र में म्यू नॉट और एन कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आ रही है? बदलेगा क्या? आई। तो आई को रखो, बाकी सबको बाहर कर लो। पहले तो वैल्यू तो पुट करो। देखो भाई, जो चीज आपको यहाँ पर दे दिया है इसी से आपको सवाल लगाना है। तो वो बना नहीं है कि कुछ हमारे पास नहीं है, सब है आपके पास, बस इधर उधर से ढूंढ के लाओ। माइनस ए डेल्टा बी की जगह क्या लिखेंगे? म्यू नॉट एन अपॉन डेल्टा। थोड़ा सा इधर सॉल्व करेंगे। ई बराबर माइनस ए। अब इसमें से देखो कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन का मतलब जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे, है ना। म्यू नॉट और एन, तो क्या क्या बाहर किए? म्यू नॉट और इनटू बचेगा अंदर क्या? आई। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा, सब कुछ वैल्यू आपके पास है। अब देखो है ना सब कुछ, सबकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो माइनस ए की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 की घात माइनस 4 है ना। हाँ। और म्यू नॉट की वैल्यू आप बताओ बेटा, आप बताओ। वेरी गुड, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू क्या होता था? और यूनिट एसआई सिस्टम में बात समझ में आ रही है। हाँ। तो 4 पाई को उधर भेज देंगे, तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस और इंटू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आई की वैल्यू 2 एम्पियर और डेल्टा टी की 0.1। तो 2 डेल्टा किसकी वैल्यू? अच्छा एन की वैल्यू अभी नहीं रखी है, म्यू नॉट की हो गई। एन की वैल्यू कितना है बेटा? 15 गुणे 10 की घात 2, 15 गुणे 10 की घात। मैं लिख रहा हूं सही से, रुक जाओ। हाँ बेटा 15 गुणे 10 की घात एन की वैल्यू हो गई। अब तो कुछ नहीं बच रहा, अब डेल्टा आई और डेल्टा टी की वैल्यू रखो। डेल्टा आई की वैल्यू कितना है? 2.0 लिख लो अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू। एकदम सही है बेटा, अब तो कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि दशमलव स्थान बराबर है, तो इसका दशमलव और इसका हटा दो, एक से भाग करने का कोई मतलब। ठीक है, तो माइनस 4 दूनी 8 और पाई, यहाँ तक सॉल्व हो गया। 10 की घात को छोड़ के चलो अभी, और गुणे 15 और गुणे 20, इतना ही तो बचा। अब 10 की घात को सॉल्व करिए, तो गुणे 10 की घात -4 -7 और प्लस आधार समान था, गुणे में घाते जुड़ गए। यहाँ तक हो गया। अब इन सबका गुणा करा लो और आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 है ना। 8 गुणे पाई गुणे 15 और गुणे 20, इतना तो आप सब लोग करा ही लोगे। बराबर 75 39 गुणे 10 की घात, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा और 7 2 9 -9, यही तो आएगा। बताओ। ओके, एक काम करना, 1 2 3 अंक दशमलव को बाईं ओर लाना, तो 7.5 इंटू 10 टू दी पावर। जब भी दशमलव को बाईं ओर लाते हैं तो 10 टू दी पावर क्या होता है? प्लस। और कितने अंक लाए? 1 2 3, तो 3 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 7, अच्छा माइनस छोड़ दिए, माइनस 7.5 इंटू 10 टू दी पावर, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 9 में से 3 जाएगा 6, था क्या बेटा? विद्युत वाहक बल। इसका मात्रा क्या होगा? मीटर वोल्ट। हम भी कहे आपसे पढ़ना पड़ेगा, दूसरा ना सोचा करो जब सवाल। आंसर चेक करो बेटा।
और समझ में भी आया? हाँ तो जाओ।